बांग्लादेश एक बार फिर चर्चा में है। बांग्लादेश में जब बीते वर्ष छात्र हिंसक आंदोलन के बाद देश में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट हुआ, इस दौरान शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना पर कानूनी कार्रवाई हुई। शेख हसीना पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब उन्हें सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किन आरोपों को ध्यान में रखकर इस तरह का फैसला लिया गया, किस आधार पर शेख हसीना को ये सजा हुई और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के शासन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई घटनाओं में यूनिस पर कब एक्शन होगा। दरअसल बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। ये फैसला 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों पर सुनाया गया। हसीना इस समय भारत में निर्वासन में है और उन्हें अनुपस्थिति में ही दोषी ठहराया गया। ये फैसला न सिर्फ उनके 15 साल लंबे शासन पर सवाल उठाता है, बल्कि देश में लोकतांत्रिक पतन की कहानी भी बताता है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 3 बड़े आरोपों में दोषी माना: हिंसा भड़काना, हत्या का आदेश देना, अत्याचारों को रोकने में विफल रहना। हिंसा भड़काने का आरोप। अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाई अगस्त 2024 के प्रदर्शन के दौरान हसीना ने अपने मंत्रियों और पुलिस को कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया था। आरोप है कि इस आदेश के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाइव फायरिंग की। ट्रिब्यूनल ने 453 पन्नों के फैसले में 54 गवाहों की गवाही पर भरोसा किया और इस आरोप पर हसीना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या का आदेश देने का आरोप। जुलाई अगस्त 2024 के दौरान ढाका के चांदनी चौक समेत कई क्षेत्रों में पुलिस फायरिंग में 52 से अधिक लोगों की मौत हुई। अभियोजन ने दावा किया कि हसीना इस हिंसा की मुख्य मास्टरमाइंड थी और उनका सीधा आदेश था कि भीड़ को गोली मारकर तितर-बितर किया जाए। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में उनके पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमान खान कमाल को भी फांसी मिली, जबकि पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून राज्य गवाह बनने की वजह से हल्की सजा पाई। अत्याचार रोकने में विफलता। अदालत ने पाया कि प्रदर्शनकारियों पर सैन्य स्तर के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें बच्चे और युवा भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी इन घटनाओं को मानवता के खिलाफ अपराध माना। इस आरोप में हसीना को दोषी करार देते हुए संपत्ति जब्ती और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश भी शामिल किया गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये ICT क्या है, जिसमें ये ट्रायल हुआ, इसकी शक्तियां क्या है, ये कैसे ऑपरेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश, जिसे संक्षेप में ICT बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश में घरेलू युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है, जिसे 2009 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय सहयोगी रजाकारों अल बद्र और अल शम्स द्वारा 1971 में किए गए नरसंहार के संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया। 2008 के आम चुनाव के दौरान अवामी लीग ने युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने का दावा किया था। सरकार ने दिसंबर 2008 में अवामी लीग द्वारा संसद में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ आम चुनाव जीतने के बाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। बांग्लादेश में पिछले वर्ष राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ते गए। रिपोर्टों के मुताबिक हसीना सरकार के दौरान 3000 से ज्यादा लोगों के जबरन गायब होने, अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप जैसे गंभीर आरोप सामने आए। 2011 में केयरटेकर सरकार की व्यवस्था खत्म होने के साथ सत्ता पूरी तरह केंद्रित हो गई और लोकतांत्रिक संतुलन टूटने लगा। आर्थिक मोर्चे पर GDP में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी 40% से ऊपर पहुंच गई। वहीं कोटा प्रणाली और पेपर लीक ने छात्रों में गुस्सा बढ़ाया। स्थिति तब बढ़ गई जब 2024 में कोटा बहाल किए जाने के फैसले के बाद छात्र आंदोलन देश भर में फैल गया। सरकार ने कर्फ्यू, सेना की तैनाती, इंटरनेट बंद करने, हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हिंसा बढ़ती गई। 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत चली गई, जिसके बाद सेना ने अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया। हालांकि हसीना के जाने को दूसरी आजादी कहा गया, लेकिन देश में तनाव, अल्पसंख्यकों पर हमले, आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता अभी भी जारी है। फरवरी 2026 के चुनाव अवामी लीग के गैर मौजूदगी में होने जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की पूरी बहाली अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहरहाल अब बांग्लादेश में लोकतंत्र हाशिए पर है। आए दिन हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यह स्थिति इतनी खराब है कि अल्पसंख्यकों के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है। सेक्युलर पार्टी आवाम लीग पूरी तरह बैन हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।